अस्सलाम वालेकुम। तो डियर एस्पायरेंट्स, हमने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसटी बायो केमिस्ट्री, उसकी लेक्चर नंबर 2 में आपको वेलकम करते हैं। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आज हमारा जो टॉपिक हमारा है मिक्सचर। तो मिक्सचर हम किसको कहते हैं? मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का फिजिकल कम्बिनेशन है। ठीक है, फिजिकल कम्बिनेशन है, फिजिकल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि उसमें कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। और ये जो फिजिकल कॉम्बिनेशन है, इस फिजिकल कॉम्बिनेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं या उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स या हम कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं। और ये जो कंपोनेंट या कंस्टिट्यूएंट्स है, ये अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? रिटेन करते हैं। मतलब मिक्सचर के अंदर दो चीजें मिक्स होती हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो मिक्सचर है इसमें कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती, नो फिक्स्ड रेशो। ठीक है, कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती। जो कंपोनेंट्स है इसकी कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती और इसका कोई केमिकल फार्मूला भी नहीं होता, नो केमिकल फार्मूला। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास शुगर है, ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया है? इसके अंदर वाटर है और साथ में हमने डाल दिया है सॉल्ट या शुगर है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है मिक्सचर की। ठीक है, ये मिक्सचर की ये मिक्सचर है दोनों को, क्योंकि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें मिक्सचर में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मिक्सचर है, अगर क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। ठीक है, आपके पास है NaCl है, इस तरह आपके पास है एयर है, आपके पास स्मोक है, सॉल्ट एंड वाटर है, सॉल्ट एंड वाटर है, इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है? ठीक है, तो ये आपके पास जो इसमें देखें ये NaCl है, ये केमिकल कंपाउंड है, उसके बाद जो कि मिक्सचर नहीं है। एयर को देख लें तो एयर आपके पास मिक्सचर है क्योंकि इसमें डिफरेंट गैसेस मौजूद है। स्मोक को देख लें तो ये स्मोक भी हमारे पास एक मिक्सचर है क्योंकि इसमें कार्बन पार्टिकल्स हैं, एयर के अंदर जाते हैं। साल्ट एंड वाटर देख लें तो वाटर के अंदर साल्ट मौजूद है, ये भी हमारे पास एक मिक्सचर है। अच्छा, मिक्सचर की एक जो प्रॉपर्टीज है, ये अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। तो इनमें से कौन सा अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं? ये सारे अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं एक्सेप्ट इसमें जो NaCl है, ये अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर जो सोडियम है और क्लोरीन से ये मिलकर बना हुआ है, तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है ये रिटेन नहीं होती। अच्छा, मिक्सचर की हमारे पास दो टाइप्स है, उसके बाद इसके एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते हैं। तो मिक्सचर की दो टाइप्स कौन कौन सी है? मिक्सचर की दो टाइप्स हमारे पास है। एक होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, और दूसरा हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है, ये क्या होता है? ये सिंगल फेज होता है। सिंगल फेज का मतलब है कि इसमें दो चीज़ें कंबाइन होके एक चीज़ बन जाती है। ठीक है, और ये एक ही तरह का दिखता है, या इसको हम कहते हैं कि ये ऐसा मिक्सचर है जो कि एक ही तरह का दिखता है, लुक सेम। दो चीज़ें आपने मिक्स की और दो चीज़ें आपको एक ही तरह का नज़र आने लगी, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और ये हेट्रोजीनियस, इसमें क्या होता है? इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। आप दो चीज़ों को मिक्स करेंगे तो वो दो चीज़ें जो है वो अलग अलग आपको दिखाई देगी, उनके फेजेस अलग होंगे। मिसाल के तौर पे आपने सैंड एंड वाटर है, मड एंड वाटर है, ये आपने मिक्स कर दिया, स्टोन्स एंड वाटर है, सलाद है, ठीक है, डर्ट है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आती है। अच्छा, अब जो मिक्सचर की हमारे पास एग्जांपल्स आती है कि मिक्सचर बुक के अंदर ही, तो वो मिक्सचर की एग्जांपल्स में आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आती है जिसको हम कहते हैं एलॉय। कि एलॉय क्या होता है? तो एलॉय आपके पास मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स प्लस मेटल भी हो सकते हैं और प्लस नॉन मेटल भी होता है। ठीक है, मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल या नॉन मेटल, इसको हम क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल या नॉन मेटल, इसको हम एलॉय कहते हैं। अच्छा, इस एलॉय की जो एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल हमारे पास एलॉय की क्या आती है? एक हमारे पास आती है एलॉय की एग्जांपल ब्रास, और दूसरा हमारे पास आता है ब्रॉन्ज, और तीसरा हमारे पास आता है स्टील आता है। ठीक है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपके बुक के अंदर ये एग्जांपल है ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टील है। अच्छा, इससे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि ब्रास किसका मिक्सचर है, ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर है और स्टील किसका मिक्सचर है।
ठीक है। ब्रास, तो ब्रास में आपने ज़हन में रखना है कि ब्रास आपके पास कॉपर प्लस जिंक से मिलके बना होता है, ठीक है। ब्रास जो ब्रॉन्ज है ये कॉपर प्लस टिन से मिलके बना होता है, ठीक है, कॉपर प्लस टिन से मिलके बना होता है। और ये जो स्टील है ये स्टील बना होता है आयरन प्लस कार्बन से, ठीक है। ये तीन है। तो इसका एमसीक्यूज आता है एलॉयज का कि ब्रॉस इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, या इसी तरह ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, या स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो ये आपको इस टॉपिक के अंदर क्लियर हो। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी है वो आपके पास है आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक, ठीक है। एक आइसोट्रोपिक है, एक एनआइसोट्रोपिक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है मिक्सचर के लिए? ये जो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब चीजें मिक्स हो जाए तो उनका जो हर एक पार्ट है वो एक ही तरह का हो, ठीक है। तो आपने साल्ट एंड वाटर को मिक्स कर दिया, उन्होंने होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया। अब होमोजीनियस मिक्सचर है तो उस मिक्सचर के अंदर आप किसी भी पार्ट को चेक करते हैं तो वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, वो एक ही तरह का होता है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर जो है, होमोजीनियस मिक्सचर जो है ये क्या होता है? ये आइसोट्रोपिक होता है, जबकि एनआइसोट्रोपिक ये डिफरेंट होता है। आपने साल्ट मड एंड वाटर या आपने स्टोन एंड वाटर या इसी तरह आपने सैंड एंड वाटर को मिक्स कर दिया, अब वो हेट्रोजीनियस है। कुछ जगह पे उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है और कुछ जगह पे उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसको एनआइसोट्रोपिक कहते हैं। तो जो कौन सा मिक्सचर एनआइसोट्रोपिक होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो एनआइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है कि कौन सा मिक्सचर आइसोट्रोपिक है और कौन सा मिक्सचर जो है वो एनआइसोट्रोपिक है। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है कि मिक्सचर को हम कौन कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स का आता है कि आपके पास साल्ट एंड वाटर है या कोई भी है, आपने इसको कौन सा मेथड से सेपरेट करना है। मेथड टू सेपरेट मिक्सचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें आपके पास फिल्ट्रेशन है, एक मेथड है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास सब्लिमेशन है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास डेस्टिलेशन है। डेस्टिलेशन के बाद फोर्थ नंबर पे आपके पास क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपके पास क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी है। तो ये ऐसे मिक्सचर्स हैं जिसके ज़रिए, ये ऐसे मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डेस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारे इस सब मेथड के ज़रिए हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। देखें, फिल्ट्रेशन में हम अनडिज़ॉल्व सॉलिड को जो है वो सेपरेट करते हैं, अनडिज़ॉल्व सॉलिड को हम लिक्विड से सेपरेट करते हैं, सॉलिड को लिक्विड से फिल्टर पेपर के ज़रिए। सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस होता है? सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज को जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। येट इसमें ये डायरेक्टली जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जो डेस्टिलेशन है ये भी प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, लेकिन इसमें हम पहले उसको एवापोरेट करते हैं फिर कंडेंस करते हैं, ठीक है। एवापोरेट करते हैं और फिर क्या करते हैं? फिर कंडेंस करते हैं। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन है, इस पे हम क्रिस्टल्स उसके बनाते हैं, ठीक है। उससे मोस्ट ऑफ द वाटर जो है उसको एवापोरेट करते हैं और बाद में उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है कि ये आपके पास जो है ये डिज़ॉल्व सॉलिड के लिए ये यूज होता है, डिज़ॉल्व्ड सॉलिड के लिए। आपने डिज़ॉल्व सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना है, उसके लिए आप क्रिस्टलाइजेशन को यूज करेंगे। क्रोमेटोग्राफी है तो ये भी एक सेपरेटिंग टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे जो डाइज है उस डाइज को हमने सेपरेट करना है फ्रॉम इंक। इंक के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं, डाइज हैं, उस डाइज को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो मेथड्स है इसमें डिस्टिलेशन है, उसके डिस्टिलेशन में फिर हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे भी मुख्तलिफ लिक्विड्स हो तो बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे वो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन पहले एवापोरेट करते हैं फिर अलग कंडेंसर के अंदर उसको हम सेपरेट करते हैं। अच्छा, अगर इसी मिक्सचर के हवाले से क्वेश्चन आता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास आयरन है और सैंड है, आयरन और सैंड का मिक्सचर है, आयरन और सैंड का मिक्सचर है। एक मेथड इसमें रह गया जिसको कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन,
6 नंबर पे मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, तो ये मेथड रहेगी। अच्छा, तो ये आपके पास आयरन एंड सल्फर है, इसको हम सॉरी सैंड है, इसको हम कैसे सेपरेट करते हैं? तो देखें, इसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो हमारे पास है मैग्नेटिक सेपरेशन। और मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर जो लिक्विड सॉरी जो मिक्सचर के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस मौजूद है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रखता है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन के जरिए हम उसको आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्सचर के हवाले से एमसीक्यूज अगर हम दो कर लें तो आपको क्लियर हो जाए, जो प्रीवियस एमसीक्यूज है, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज है, उसको करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। आपके पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, विच वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर है। अच्छा, आपके पास है एयर है, आपके पास स्मोक है, आपके पास तीसरे नंबर पे सैंड एंड वाटर है, सैंड एंड वाटर है, ठीक है, और चौथे नंबर पे आपके पास मिसाल के तौर पे ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें देख लें कि अगर मिक्सचर की हम बात करें तो ये तो आपके पास केमिकल कंपाउंड आ गया, इसको तो इधर ही से रिमूव कर लें। सैंड एंड वाटर है, सैंड एंड वाटर है, वाटर के अंदर सैंड जो कि डिज़ाल्व नहीं होता, आपको 2 लेयर्स नज़र आती है, तो ये भी आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। स्मोक, इसमें कार्बन पार्टिकल है, ये भी आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। तो जो एयर है, एयर में आपके पास देखें नाइट्रोजन मौजूद है और आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है, आपके पास इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, आर्गन मौजूद है, ये गैसेस मौजूद है। ये 78% है, ये 21% है, ये 0.03% है और ये 0.9% है। ये मेजर गैसेस है, इसमें ये गैस सॉल्वेंट है और बाकी ये सोल्यूट है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा अगर क्वेश्चन आता है कि विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर, तो ये सारी की सारी मेथड जो है ये हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट मिक्सचर के लिए। और उसके अलावा जो मिक्सचर में आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं वो एलॉयज से आ सकते हैं कि ब्रास है, ब्रांज है और स्टील है, तो ये आपके पास एलॉयज होती हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल से मिलकर बनी होती है। और ये आपने लाजमी जहन में रखना है क्योंकि ये इससे लाजमी क्वेश्चन आता है कि ब्रास, ब्रांज और स्टील जो है ये किस किस की एलॉय है, ठीक है। अच्छा, मिक्सचर के बाद हमारे पास सैंपल सा जो टॉपिक है वो हमारे पास है एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। तो आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर या मैस नंबर हम किसको कहते हैं? व्हाट इज एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मैस? एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, ठीक है, ये टॉपिक है। तो देखें, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर सिंपली हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को Z से, और ये Z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये जो एटॉमिक नंबर है ये एटम की यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट? तो ये आपके पास जो यूनिक आइडेंटिटी है ये एटॉमिक नंबर है, क्योंकि दो एटम्स का, दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन एक जैसे नहीं हो सकते। नो टू एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो दो एलिमेंट्स के जो है वो प्रोटॉन नंबर सेम नहीं हो सकते, इसीलिए ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये एलिमेंट की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और एटम तो वैसे न्यूट्रल होता है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। अगर हम देख लें तो हमारे पास ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एक इसमें प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और ये जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एरिया में होता है या पाथ में होता है, जिसको हम शेल्स कहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। बाकी जो प्रोटॉन है ये एटॉमिक नंबर है। उसके बाद जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है
इलेक्ट्रॉन जो है ये किसको, ये केमिकल करेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करता है। अच्छा, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स को ये डिनोट करता है, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स को। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। प्रोटॉन जो है ये यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है। और बाकी ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद है, ये रेडियो एक्टिव प्रोसेस के अंदर इसका बहुत रोल है। अच्छा, ये मैस नंबर आ गया, तो मैस नंबर हमारे पास फिर क्या होगा, तो मैस नंबर हमारे पास होगा, इसको हम डिनोट करते हैं ए से, इट इज़ सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। मैस नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, उसकी जो तादाद है, उसको हम उसका एटॉमिक मैस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन इसलिए कि ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब एटॉमिक मैस के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लाया, क्योंकि जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन 1836 टाइम हैवियर होता है, हैवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन। 1836 टाइम ये हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। और इसी तरह जो न्यूट्रॉन है ये 1840 टाइम्स हैवियर होता है, 40 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर या एटम में जो सबसे हैवियर पार्टिकल है, वो सबसे हैवियर पार्टिकल आपके पास कौन है, वो न्यूट्रॉन है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, प्रोटॉन है, और तीसरे नंबर पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इन दोनों को यूज़ किया जाता है फॉर एटॉमिक मैस। अच्छा, एटॉमिक मैस में अगर आपने फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके एटॉमिक मैस से इसके एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, ठीक है, a माइनस जेड करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास है कोई एलिमेंट है, अच्छा कोई एलिमेंट अगर लिखा जाता है ये x, तो ये यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे उसका एटॉमिक मैस होता है। ये आपके पास Na है तो 11 और 23, एटॉमिक नंबर नीचे, एटॉमिक मैस ऊपर। अब इसके अंदर अगर हमने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने हैं, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 11 है, ठीक है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर 11 है। और न्यूट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, ये एटॉमिक मैस से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 12, ठीक है। अगर इसी तरह हमारे पास इसमें आता है कि आपके पास Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, इसका एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23 है, तो फिर हम क्या करते हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, प्रोटॉन तो इसके पास 11 ही है, लेकिन इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके पास 10 है, और न्यूट्रॉन इसके पास कितने होंगे, वही 12 इसके पास न्यूट्रॉन है, ठीक है। एक तो इससे ये MCQs आ जाता है कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन की तादाद है, अगर चार्ज नहीं है तो वही इलेक्ट्रॉन की तादाद है, और न्यूट्रॉन के लिए आपने एटॉमिक में इससे एटॉमिक नंबर को माइनस करना होता है। अच्छा, अगर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है कि एक एलिमेंट है X, उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 3 है, और इसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन उसके पास 4 है, ठीक है। तो इसमें और आप इसके इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड कर दें, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मैस क्या है, और एटॉमिक नंबर क्या है, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें, अगर एलिमेंट X है, उसके पास प्रोटॉन 3 है, तो प्रोटॉन 3 का मतलब है कि उसका एटॉमिक नंबर 3 है। आपने उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। अच्छा, अगर उसके पास न्यूट्रॉन 4 है, तो हमें दो चीज़ें मिल गई है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, ये एटॉमिक मैस के बराबर होता है। तो 3 + 4 हम करते हैं, ये 7 हो जाएगा। इसका एटॉमिक मैस 7 है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 3 होंगे मिसाल के तौर। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास लिथियम है, इसके पास 3 प्रोटॉन थे, 4 न्यूट्रॉन थे, तो हमने ये फाइंड कर दिया, ठीक है। अगर कोई एग्जांपल मिसाल के तौर पे कोई और आपके पास आता है, एलिमेंट के X है, इस X के पास जो प्रोटॉन की तादाद है वो आपके पास है 6, इसी तरह इसके पास जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो भी आपके पास है 6।
आप इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैलकुलेट करें, ठीक है। आप इसका A कैलकुलेट करें और आप इसका Z कैलकुलेट करें। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये प्रोटॉन 6 है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 6 है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम कर दें तो ये आपके पास 6 + 6 कितना होगा? 12। ये एटॉमिक मास हो गया। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास कार्बन है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस के हवाले से हो गया कि अगर कोई क्वेश्चन आता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस के हवाले से तो इस तरह होगा। अच्छा, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज्ड है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर है। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मैं इधर नोट भी कर देता हूँ कि एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल or arranged on the basis of atomic number, ठीक है। जो Z है इसकी बेस पे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज्ड है। तो ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के हवाले से हो गया। अच्छा, हमारे पास केमिकल स्पीशी है, उस केमिकल स्पीशी को आपने आइडेंटिफाई करना है कि केमिकल स्पीशी क्या है, ठीक है। केमिकल स्पीशी की पहचान आपको होनी चाहिए कि केमिकल स्पीशी क्या है। तो केमिकल स्पीशी हमारे पास ऐसे स्पीशी है जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करती है। हमारे पास वो आयन हो सकता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे वो मॉलिक्यूलर आयन हो सकता है, मॉलिक्यूलर आयन हो सकता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपके पास वो रेडिकल हो सकता है, फ्री रेडिकल जिसको हम कहते हैं। देखें, जो आयन है इसकी पहचान तो ईजिली है, ये तो आपके पास चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। चाहे चार्ज उसके ऊपर जो भी हो, मिसाल के तौर पे देखें ये इसके ऊपर चार्ज है, ये आयन है, चार्ज पार्टिकल है। इसी तरह हमारे पास Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव है। ये दो तरह के चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आयन्स, ठीक है। ये आयन है, चार्ज पार्टिकल को हम आयन कहते हैं। चाहे चार्ज उसके ऊपर पॉजिटिव हो, चार्ज उसके ऊपर नेगेटिव हो, लेकिन ये आयन है। अच्छा, अब आयन जो है ये लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयन कैसे बनता है? हाउ आयन्स आर फॉर्म्ड? तो आयन का काम प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन के साथ नहीं है, बल्कि आयन बनने का काम किसके साथ है? इलेक्ट्रॉन के साथ है, ठीक है। एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे या गेन करेंगे, ठीक है। तो लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है वो आयन बनेंगे या कैटायन बनेंगे, कैटायन या एनायन बनेंगे। अच्छा, अब जो आयन है इसमें आपके पास दो तरह के आयन्स हैं। एक को हम कहते हैं कैटायन और दूसरा हमारे पास है एनायन, ठीक है, एनायन। कैटायन क्या होगा? कैटायन आपके पास पॉजिटिव चार्ज्ड आयन है। CH3 पॉजिटिव ये कैटायन है, Na पॉजिटिव ये कैटायन है, ठीक है। H पॉजिटिव ये कैटायन है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज आयन है। जो एनायन है ये क्या है? ये नेगेटिव चार्ज आयन है। एनायन नेगेटिव चार्ज आयन, मिसाल के तौर पे Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, SO4 नेगेटिव 2 है, CO3 नेगेटिव 2 है, NO3 नेगेटिव है। ये सारे हमारे पास नेगेटिव आयन्स हैं, तो इसको हम एनायन कहते हैं, ठीक है। कैटायन कैसे बनते हैं? हाउ कैटायंस आर फॉर्म्ड? तो अगर प्लस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज किसकी वजह से है? कैटायन कैसे बनेगा? कैटायन बनता है बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, कैटायन बनाता है। कैटायन कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन कैसे बनता है? एनायन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एनायन बनता है, ठीक है। ये कैटायन है, ये एनायन है। अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन फिर क्या होगा? तो देखें, मॉलिक्यूलर आयन में मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज हो, ये जिस तरह आपके पास इसमें से देख लें, ये आपके पास मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज है, या इधर कर लेते हैं, देखिए ये CH3 है, ये अब मॉलिक्यूल है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मॉलिक्यूलर कैटायन है, ठीक है। जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है उसको हम मॉलिक्यूलर कैटायन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ये SO4 नेगेटिव 2 है, देखिए दो एलिमेंट है, 1 2,
दो से ज़्यादा है, मतलब 4 है लेकिन डिफरेंट आपके पास 2 ही है, सल्फ़र और ऑक्सीजन है, तो ये मालिक्यूल आ गया। अब ये मालिक्यूल में क्या है, मालिक्यूलर एनाइन है, क्योंकि इसके ऊपर -2 है। -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। नेगेटिव का मतलब गेन, और ये चार्ज कितना है, कितने गेन किए हुए हैं, तो 2 गेन किए हुए हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मालिक्यूलर एनाइन है। तो जब मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है तो वो मालिक्यूलर एनाइन और मालिक्यूलर कैटाइन बनाता है। ठीक है। तीसरे नंबर पर आपके पास है रेडिकल। अच्छा, जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल कैसे क्या होता है, ये एक ऐसी केमिकल स्पीशी है जिसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, जिस तरह आपके पास ये है Cl, इसके ऊपर डॉट है, ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, H है, H के ऊपर ये डॉट है, ये फ्री रेडिकल है। CH3 है, CH3 के ऊपर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो इसके ऊपर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में, उसको हम उसके ऊपर शो करते हैं, इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अच्छा, फ्री रेडिकल, हाउ फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन आ जाता है। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय, तो फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय होमोलेटिक फिशन, होमोलेटिक फिशन। ठीक है, होमोलेटिक फिशन से फ्री रेडिकल बनता है। होमोलेटिक फिशन का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे आपके पास H और Cl है, तो इसमें H और Cl नहीं, सॉरी, H और H है, ये दोनों एलिमेंट्स हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इसमें ये जो बॉन्ड है ये होमोलेटिकली ये ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, तो ये आपके पास इससे क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल बन जाए। तो फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय होमोलेटिक फिशन। ठीक है, जिसमें जो बॉन्ड है वो आधा बॉन्ड एक साइड पे, आधा दूसरी साइड पे इक्वली ब्रेक हो जाए, इक्वल ब्रेकेज है इसमें। होमोलेटिक फिशन क्या है, ये आपके पास इक्वल ब्रेकेज है ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल बनता है। अगर हेट्रोलेटिक फिशन होगा तो फिर क्या होगा, अगर हेट्रोलेटिक फिशन होगा तो फिर आपके पास आयन बनेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास HCl है, इसमें हेट्रोलेटिक फिशन होगा, पूरा बॉन्ड एक साइड पे जाएगा, तो एक आपके पास पॉजिटिव आयन बनेगा, दूसरा आपके पास नेगेटिव आयन बनेगा। हेट्रोलेटिक फिशन के नतीजे में आयन बनता है, ये बात ध्यान में रखनी है। होमोलेटिक फिशन के नतीजे में आपके पास फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज लेक्चर नंबर 2 था, यहाँ तक। तो साथ में आप इसके MCQs करें, बुक को स्टडी करें, टॉपिक को आप क्लियर कर लें। ठीक है, थैंक यू।